साथियों नमस्कार, मैं हूं एलसी मीना। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है और आज हमारा महत्वपूर्ण, रुचिकर व लोकप्रिय अध्याय है, वो है वैदिक सभ्यता। प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता को ही वैदिक काल एवं वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को हम एक न्यू मेथड द्वारा पढ़ेंगे, अर्थात एक नए तरीके द्वारा, जिससे कि इतिहास याद की जाती है। तरीका है हमारा कब, कौन, कहां, कैसे और क्या। जो तरीका है कब, कौन, कहां, कैसे और क्या, इस तरीके से इतिहास याद की जाती है। इतिहास याद करने का तरीका है, आप इसे 5 के मेथड द्वारा इतिहास याद करना, ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद में इस मेथड को हम वैदिक काल में अप्लाई करके देखते हैं। तो आपको याद रखना है कब से, यहाँ पे वैदिक काल का समय क्या है। वैदिक काल का समय याद करना है तो हम यह कह सकते हैं कि वैदिक काल का समय अर्थात वैदिक काल क्रम। तो समय का अर्थ है वैदिक सभ्यता का कालक्रम। उसके बाद में कौन से आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। कौन से हमें याद रखना है, निर्माता। और कहाँ से हमें याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कहाँ के निवासी थे, अर्थात वैदिक सभ्यता के निर्माताओं का मूल स्थान कहाँ था उसके बारे में। तो यहाँ से मूल स्थान या आप निवासी याद रखोगे। और कैसे से आपको पता लगेगा कि ये कहाँ के निवासी थे, कौन निर्माता थे, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो कैसे से आपको याद रखना है जानकारी के स्रोत। क्या याद रखना है, जानकारी के स्रोत। और क्या से आपको याद रखना है कि इनकी क्या क्या विशेषता थी, ये कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे, ऐसे आपको याद रखना है। तो आगे क्या से आपको विशेषताएं याद रखनी है। विशेषताओं में आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है वैदिक सभ्यता का कालक्रम। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे प्राचीन एक सभ्यता थी जो भारत की प्रथम नगरीय मात्र सत्तात्मक व कृषि प्रधान सभ्यता थी, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वह लगभग 1750 बीसी में हुआ, जिसके बाद में भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे भारत की प्रथम ग्रामीण पितृसत्तात्मक एवं पशुपालक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता को ही वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से लेकर 600 बीसी, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो संस्कृति का उदय भारत में हुआ उसे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज। आपको विंटर से एक बात याद रखनी है, बांटना। तो विंटरनित्ज ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। एक है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को
ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है, या इसमें एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई है, अर्थात इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 BC से लेकर 600 BC है, अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अलग अलग सभ्यताएं क्यों हैं और इनका अलग अलग काल कैसे है। सबसे पहले बात करूं मैं कि मैंने ये लाइनें लिखी है, उसका कुछ अर्थ है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग कैसे हैं। सबसे पहले बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों अंतर भी यहीं याद कर लो, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक परिवार थे, वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मक परिवार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि और कृषि के साथ साथ व्यापार व वाणिज्य था, जबकि वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, और पशुपालन होने के कारण ही इनमें ये अंतर है। इसके साथ साथ इनका जो अंतर है, हम ये कह सकते हैं कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसका जो काल है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर 1750 BC माना जाता है, जबकि इसका जो काल है 1500 से 600 BC माना जाता है। तो ये सारे अंतर है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो विंटरनिट्ज ने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक कालों को जो अलग अलग बांटा है, जिसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि 1050 ईसा पूर्व में यूपी के एक स्थान है जिसका नाम है, एक जिला है जिसका नाम है एटा, और एटा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अंतरजी खेड़ा, और यहां से प्राप्त हुआ है लोहे। तो लोहे की प्रथम जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है? एटा यूपी अंतरजी खेड़ा से। और मैं यहां कहूं कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, जबकि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार भी हमें इसे दो भागों में बांटते हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन एवं उत्तर वैदिक काल के आर्यों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भी बहुत सारा अंतर था। दोस्तों इसको समझने के लिए आप ऐसे याद रखना, और ये फैक्ट भी है इतिहास में, कि मानव की एक प्रकृति है कि वो जटिलता से सरलता की ओर जाता है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा जीवन सरलता से व्यतीत हो जाए इसलिए कर रहे हैं। आप नौकरी लगना चाहते हैं क्योंकि आप आगे अभी जो आप कठिनाइयां भुगत रहे हैं, आप जो कठिनाइयों में हैं, आगे आप सोचते हो कि हमारा जीवन कठिनाइयों में ना रहे। तो जो मानव है वो सरलता की ओर जाता है। इसी तरह कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई समाज है वो जटिलता से सरलता की ओर जाता है। जैसे कि हम बात करें पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल के जो आर्य थे या ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो सरल समाज था, उसमें जटिलताएं इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो समाज में जटिलताएं बढ़ती गई, समाज में जटिलताएं बढ़ती गई। उसके बाद में 600 BC के बाद इस जटिलताओं को दूर करने के लिए, और मनुष्य क्या चाहता है? सरलता। तो दो धर्मों का उदय हुआ जिसे आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, और उन्होंने मानव को कुछ सरलताएं प्रदान की, और उसके बाद में धीरे धीरे उन धर्मों में भी जटिलताएं बढ़ती गई। तो एक संस्कृति का पूर्णतः विकास होता है, फिर उसमें जटिलता आ जाती है, फिर बाद में वो समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी। हम कहें कि इकोनॉमिक्स का सम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है, ये सभी जगह पे लागू होता है, केवल मादक पदार्थों को छोड़ करके। खैर छोड़ो उन बातों को तो, पर आप ये सोचना कि ये अंतर है। अब आपसे ऐसे पूछा जाए, आपको लिखित एग्जाम देनी है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है, तो आप
वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, सिंधु सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय कृषि था और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और गौण व्यवसाय कृषि था। तो ये तो हो गया इसके कालक्रम के बारे में। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। सबसे पहले निर्माताओं पे पहुंचे उससे पहले हमें वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं अर्थात वैदिक सभ्यता का क्या अर्थ है वो जानना जरूरी है। दोस्तों, जिस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है उसे वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य से जिनकी जानकारी प्राप्त होती है उसे वैदिक सभ्यता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और वेदों की जो रचना है वो किनके द्वारा की गई है, तो वेदों की जो रचना ऋग्वैदिक काल के ऋषियों द्वारा की गई है अर्थात आर्यों द्वारा की गई है। और वेदों में जानकारी किनके बारे में मिलती है, आर्यों के बारे में मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता आर्य थे। निर्माता कौन थे? आर्य। तो एक तो आप याद रखोगे वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य। अब हम आर्य में भी आर्य शब्द के बारे में बात करेंगे। आर्य शब्द, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य शब्द किसने दिया। यहां आप महत्वपूर्ण चीज ये याद रखोगे कि आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स मुलर ने किया। मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का जो प्रयोग किया वो 1853 में किया। उसके बाद में हम बात करें कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के अरि प्लस ये से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सुसभ्य, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु, संत या उत्कृष्ट। इसके अलावा हम ये कहें कि यह संस्कृत भाषा के शब्द से बना है तो हम ये कह सकते हैं कि आर्य शब्द जाति को इंगित नहीं करता। आर्य शब्द जाति को इंगित नहीं करता, यह भाषा समूह को इंगित करता है। भाषा समूह को इंगित करता है। तो दूसरी बात आप याद रखोगे कि जो आर्य थे वो कोई जाति को इंगित नहीं करते, किसी जाति को आर्य नहीं कहा गया, एक भाषा समूह को आर्य कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसे याद रखना कि एक विशेष भाषा बोलने वाले समूह को आर्य कहा गया, अर्थात मैं ये कहूँ संस्कृत या भारोपीय भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। अब आर्य कौन था? आर्य इसके एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि आर्य कौन थे, तो उसका उत्तर दोस्तों आर्य नार्डिक शाखा, आर्यों की एक शाखा थी। नार्डिक शाखा के सफेद उपजाति मानव समूह को आर्य कहा जाता है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले देखते हैं कालक्रम। आर्य जो सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है उसका उदय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 बीसी में हुआ है। उसके बाद में भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ जिसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसका काल 1500 से लेके 600 बीसी है। उस काल को एक विद्वान है विंटरनिट्ज, उन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक काल व ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल व ऋग्वेद का जो समय है वो है 1500 से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 से लेकर के 600 बीसी।
इसका जो विभाजन का आधार है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में आए परिवर्तन के साथ साथ लोहे की खोज या लोहे का ज्ञान भी था। इसके बाद में हम यूँ कहें कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, अर्थात जिस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है और वेदों के रचनाकार आर्य है, इसीलिए वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य है। आर्य नार्डिक शाखा की एक सफेद उपजाति मानव समूह को कहा जाता था। हम बात करें आर्य शब्द के बारे में, तो आर्य शब्द सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 में दिया। उसके बाद में आर्य शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख 33 बार हुआ है। आर्य संस्कृत भाषा के अरि प्लस यह शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ सुसभ्य, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु, संत होता है। आर्य जो शब्द है वो किसी जाति को इंगित नहीं करता, वह एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों को इंगित करता है या भाषा वर्ग को इंगित करता है, अर्थात भारोपीय भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। इसके बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे कि इनका निवास स्थान के बारे में, अर्थात आर्य कहाँ के निवासी थे। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वान एक मत नहीं है। फिर भी मैं सबसे पहले जो नवीन खोज है उसके बारे में बता देता हूँ कि राखी गढ़ी की खोज हुई और वहाँ से जो उत्खनन प्राप्त हुआ उसके आधार पर भारतीय विद्वान ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि आर्य भारतीय मूल निवासी थे और इसका पता राखी गढ़ी से लगता है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक सभ्यता स्थल है उसकी खोज के बाद। फिर भी हम ये कहें कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था या आर्य कहाँ के मूल निवासी है, इनका मूल केंद्र कहाँ था, इस बात को लेकर विद्वान में मतभेद है। हम यहाँ पे दो प्रकार की विचारधाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक विचारधारा कि आर्य भारतीय थे, आर्य भारतीय थे, और एक विचारधारा आर्य भारत के बाहर से आए थे, भारत के बाहर से आए थे, अर्थात हम यूँ कहें कि आर्य विदेशी थे, आर्य विदेशी थे। इन दोनों मतों में हम सबसे पहले भारतीय मत के बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्वान आर्यों को भारतीय मानते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें थोड़ा सा कि ये भारत का मानचित्र, और यहाँ पे एक स्थान है कश्मीर। इसके अलावा हम यहाँ कहें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पे एक नदी है यमुना नदी और यहाँ पे एक नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी और यमुना नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है ब्रह्म ऋषि देश, और इसके आगे का जो क्षेत्र है उसे मध्य देश के नाम से जानते हैं, मध्य देश के नाम से जानते हैं। अब आपको एग्जाम में प्रश्न आता है सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, अर्थात सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। आर्य सर्वप्रथम यहीं आकर के बसे थे। यह मूलतः पंजाब में है जो अब पाकिस्तान और भारत के अंदर है। इसके बाद में यहाँ सरस्वती नदी का जो क्षेत्र था, सरस्वती, दृशदती और चौतंग नदी का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप एक बात याद रखना कि यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। तो हम ये कहें उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला एवं पूर्वी सागर और पश्चिमी सागर के बीच में जो लाल में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो प्रदेश है इसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। जबकि इसके दक्षिण में जो क्षेत्र था उसे दक्षिणावर्त के नाम से जानते थे, दक्षिणावर्त।
दोबारा बताता हूं मैं, एग्जाम में प्रश्न आता है इनसे संबंधित। सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं? सिंधु से लेके सरस्वती नदी तक, सिंधु और उसकी जो 7 सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। सरस्वती नदी, दृशदती नदी जिस क्षेत्र में बहती थी उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गंगा यमुना नदियों का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मऋषि देश कहा जाता था, और गंगा के पूर्व में जो देश था या क्षेत्र था उसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अब आर्यवर्त किसे कहा जाता था? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, पूर्व में पूर्वी सागर और पश्चिम में पश्चिमी सागर के बीच का जो क्षेत्र था उसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मैं सोचता हूं कि आपको ये याद हुआ होगा। इसके बाद में हम चलते हैं, सबसे पहले ये क्या बताया मैंने, कश्मीर। तो एक विद्वान है वो मानता है कि आर्य कश्मीर के मूल निवासी थे, या आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर था। और कश्मीर मानने वाला जो विद्वान है वो है एल.डी. कल्ल। विद्वान कौन सा है? एल.डी. कल्ल। तो आपको कैसे कश्मीर याद रखना और कल्ल, कश्मीर और कल्ल आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में अगला है सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, सप्त सैंधव प्रदेश था, ऐसा मानने वाला एक तो है डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश। याद कैसे करोगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता हूं। देखो, सप्त सैंधव प्रदेश और संपूर्णानंद, फिर अविनाश कैसे याद रखो? अरे जो अपने आप में संपूर्ण है उसका कोई विनाश नहीं हो सकता, ऐसे करके आप याद रख लेना। तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा बताने वाला कौन है? संपूर्णानंद व अविनाश। आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मऋषि देश था, ब्रह्मऋषि देश या प्रदेश था, ऐसा जो बताने वाला है। तो आपको याद रखना ब्रह्मऋषि प्रदेश कौन सा? यमुना तो गंगा की सहायक नदी, तो गंगा नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र ब्रह्मऋषि प्रदेश था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा बताते हैं कि आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मऋषि देश था। इसके बाद में अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ करके, तो मध्य देश, और मध्य देश में आपको याद रखना है आगे जब बड़े बड़े महाजनपदों का उदय होता है तो इस मध्य देश क्षेत्र में जो मगध है उसकी राजधानी होती है और उसे मध्य देश बोला जाता है। और मध्य देश में राजधानी होती है, राजा रहता है, तो मध्य में आपको याद रखना राजा रहता है और राजधानी होती है। और राजा से आपको याद रखना डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे बताते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य देश के निवासी थे। इसके अलावा आर्य भारत के निवासी थे, ये कहाँ की खोज से स्पष्ट होता है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी की खोज के बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसके बाद में ये पता चलता है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इसके बाद में हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो बहुत सारे विद्वान हैं वो इस बात को नहीं मानते कि आर्य भारत के थे। तो वह कौन कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि आर्य भारत के बाहर से आए थे? तो सबसे पहले उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम इनमें भारतीय विद्वानों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो विद्वान आता है उसका नाम है, या वो बताते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना कि ये एक पृथ्वी है। यहाँ आपको ऐसे बना देता हूँ मैं, आप ऐसे याद रखो कि यहाँ एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात होती है, 6 महीने के दिन भी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी। इसी प्रकार दक्षिण सर्वाधिक जो धूप पड़ती है या सबसे बड़े जो सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। तो हमारे भारत के एक विद्वान हैं, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। क्या बताया है? उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव बताने वाला जो विद्वान है उसका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द आर्कटिक
ऑफ आर्यंस, ऑफ आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस पुस्तक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव बताते हैं, और ये तर्क देते हैं कि जहाँ आर्य रहते थे वहाँ पे जो लोकमान्य तिलक महोदय वो तर्क देते हैं कि ये जो जहाँ रहते थे वहाँ पे 6 माह की रातें होती थी और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी, और यही वर्णन वैदिक कालीन आर्यों की ईरानी शाखा के जो आर्य थे उनके वेद जैन अवस्था में ऐसी विशेषताएं मिलती है। और तिलक जी कहते हैं कि ये लोग इसीलिए वहाँ ठंडे मौसम से धीरे धीरे उष्णकटिबंध की ओर आए, क्योंकि वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि तिलक के जो मत है उसका खंडन करते हुए लिखते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी होते, या इनका जो मूल केंद्र या उनका निवास स्थान उत्तरी ध्रुव होता, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि नहीं कहते, देवकृत योनि। तो आर्यों ने देवकृत योनि किसे कहा है? सप्त सैंधव प्रदेश को। इसीलिए ये माना जाता है कि तिलक का जो मत है उसका खंडन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव के बाद में यहाँ पे है तिब्बत, चाइना में मानसरोवर तिब्बत वहाँ। तो एक विद्वान है भारतीय, उन्होंने माना कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ था? तिब्बत। और आर्य तिब्बत के थे ये मानने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने माना है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अब आपको ये फर्स्ट ग्रेड में पेपर में प्रश्न आया था, आरपीएससी से पूछा था, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से शहर के प्रवास के दौरान लिखा? तो ये कमेंट करके आपको उत्तर देना है। ये जो कहते हैं आप याद रखना कि वेदों की ओर लौटो। अब आप एक इमेजिन करके देखो, वेदों की ओर लौटेंगे अर्थात आप देखो आदिदेव किसे माना जाता है? शिव को। अब शिव कहाँ रहते थे? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। तो अपने आप याद रह जाएगा कि तिब्बत किसने बताया? जिन्होंने वेदों की ओर लौटो कहा। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद में तो आर्यों के हमने कहाँ, एक तो आर्य उत्तरी ध्रुव के थे, पृथ्वी पे हम बात करें तो यहाँ हो गए। उसके बाद में ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? तिब्बत। उसके बाद में यहाँ पे एक क्षेत्र आता है, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा, यहाँ मुल्तान के आसपास कि आर्य यहाँ के थे। और यहाँ के थे, यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है देविका। क्या नाम है? देविका। तो इस देविका नदी के आसपास के बताए जाते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। तो आप याद रखना कि आर्यों का जो मूल निवास था वो देविका प्रदेश था। कौन सा था? देविका प्रदेश। और देविका प्रदेश बताने वाला जो विद्वान था उसका नाम है डी.एस. त्रिवेदी। क्या नाम है? डी.एस. त्रिवेदी। तो देखो देविका प्रदेश कहाँ पर है? मुल्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के आसपास देविका नदी बहती है, उसके क्षेत्र को। और याद कैसे रहना? D4 देविका और D4 डी.एस. त्रिवेदी याद रख लोगे। इसके बाद में अगला है, वो है यहाँ पे भारत के कुछ ऊपर पामीर का पठार। तो हमने तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। तो यहाँ पामीर का पठार है। तो एक विद्वान है, विदेशी होने को तो, पर वो कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? पामीर का पठार। तो आगे है पामीर के पठार से आए हैं, ऐसा बताने वाले हैं मेयर महोदय, मेयर, कील और बर्ग महोदय। मेयर, कील और बर्ग महोदय। और ये कहते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी थे? पामीर पठार के। अब आपको कैसे याद रखना? देखो पामीर के पठार सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए उसे दुनिया की छत कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि एक मेयर ने एक आदेश दिया कि छत में एक कील ठोक दो वर्गाकार। तो आपको याद रखना है पामीर को दुनिया की छत कहते हैं।
कल्पना करो, उल्टी सीधी कल्पना किया करो, जब भी याद होता है इंटरेस्टिंग। अब आप सोचो छत पामेर का पठार है, वो दुनिया की छत है। अब एक मेयर ने आदेश दिया, देखते हैं दुनिया की छत टपकती है कि नहीं टपकती, तो क्या करो कि इसमें वर्गाकार, गोल नहीं वर्गाकार कील ठोक दो। तो आपको याद रखना पामेर का पठार, मेयर, कील और वर्ग महोदय, ऐसे करके आप याद रख लेना। इसके बाद में हम विषम मानचित्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इधर हम चलेंगे तो मध्य एशिया, दक्षिणी रूस, हंगरी, जर्मनी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी था। जर्मनी, ऐसे बताने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में कि जो जर्मनी बताने वाले विद्वान हैं उनका नाम है पेनका व हार्ट। अब ये मैं एक बार लिख दूं पहले विदेशी विदेशी, फिर इनको एक साथ याद करा दूंगा। उसके बाद में है दक्षिणी रूस, आर्यों का मूल स्थान दक्षिणी रूस था। और इसको आपको याद रखना है चाइल्ड नेहरिंग गार्डन। चाइल्ड नेहरिंग गार्डन, ये कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे, दक्षिणी रूस के। इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि आर्य हंगरी के निवासी थे। कहाँ के थे, हंगरी में भी डेन्यूब नदी क्षेत्र के। और ऐसे बताने वाले हैं पी गाइल्स। पी गाइल्स बताते हैं कि आर्य कहाँ के थे, हंगरी, डेन्यूब नदी के थे। अब इनको याद कैसे करना है वो देख लो पहले। तो जर्मनी, जब जन्म होता है, चाहे जानवर, मनुष्य, किसी भी प्रकार का प्राणी होता है, उसका जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो उस समय माँ को सर्वाधिक क्या होता है, पैन होता है। तो जन्म के समय पैन होता है, तो पैन का, और वो बेटा बाद में माँ की बात नहीं मानता तो उसे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। तो जर्मनी जन्म पैन होता है, पैन का, हर्ट मतलब बाद में बात नहीं माने तो हर्ट। तो जर्मनी बताने वाले पैन का और हर्ट है। और ये क्या कहते हैं कि भाषा शास्त्रीय आधार पर ये बहुरूपीय भाषा का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ के थे, भाषा के आधार पर ये जर्मनी के निवासी थे। उसके बाद में दक्षिणी रूस। रूसता कौन है सबसे ज्यादा घर में, छोटे छोटे बच्चे रूसते हैं। तो रूसता कौन है, चाइल्ड। तो दक्षिणी रूस, बिना दिया ही रूस जाता है कौन, चाइल्ड यानी बच्चा। फिर उसकी नहोरा निकालना पड़ता है, बेटा कोई बात नहीं मत रूस से, ऐसे। नहरिंग मतलब नहोरे, मतलब उसको मनाना पड़ता है। और बच्चा रूसता है ना जब गार्डन में लौट जाता है, मतलब गार्डन में गिर जाता है, चाहे कपड़े गंदे हो जाए उसको कोई परवाह नहीं, बस रूस गया तो रूस गया। मेरा भी एक छोटा बेटा है, वो रूस जाता है तो बस ऐसे दीवार में सिर मारने लग जाता है। अभी तो बहुत छोटा है, 1 साल का ही। तो हम ये कहें कि आपको याद रखना है दक्षिणी रूस। और दक्षिणी रूस कौन बताता है, चाइल्ड नेहरिंग और गार्डन। इसके बाद में हम बात करते हैं हंगरी। हंगरी में आपको याद रखना है भूखा। अब कोई भूखा है तो वो क्या करेगा, भाई बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, अब लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे मजदूरों के बारे में बहुत सारे लोग हैं वो भूखे हैं। तो भाई ज़्यादा भूख लग रही है, खाना नहीं है, तो पानी पी लो, है ना। नहीं तो आप याद रखना हंगरी तो पी गाइल्स, तो गाइज पानी पी लो, गाइज पानी पी लो। तो गाइल्स पी यानी पानी पी, और हंगरी कहाँ से पी, डेन्यूब नदी से। तो ये कैसे बताते हैं, ये कहते हैं कि घोड़ा, झील, नदियाँ और प्राकृतिक क्षेत्र और बहुरूपीय भाषा के आधार पर ये कहते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, हंगरी के। तो ये थे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो है कि विदेशी में से ही कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसा जो मानने वाला है वो है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर जो यहाँ पे तर्क देता है वो देता है कश्य अभिलेख। कश्य अभिलेख के अलावा बोगज कोई अभिलेख और जैंद अवेस्ता एवं बहुरूपीय भाषाएं, इन सभी के आधार पर वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है। जिन अभिलेखों का मैंने अभी नाम लिया है उनको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताता चलूँगा। इसके तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया है
भारतीय मानने वाले और भारत के बाहर के मानने वाले। दोस्तों इसको एक दो बार आप देख लेना, याद हो जाएगा। ऐसे में रिवीजन बाद में पूरा जो टॉपिक हो जाएगा, जब एक बार रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें सारा का सारा टॉपिक एक बार में रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे। निवासियों के बाद में बात आती है कैसे। तो कैसे से आपको क्या याद रखना है? कैसे से हमें याद रखना है कि इनकी जानकारी के स्रोत। क्या याद रखना है? इनकी जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक जो भाग है वो है पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत, और एक जो है वो है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक वे स्रोत है जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, और साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लेखन या लिखे गए हो। ऐसे हम पुरातात्विक स्रोत है उन्हें दो भागों में बांटते हैं, अर्थात वैदिक काल से संबंधित जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक जो भाग है उसे हम मर्दभांड और एक को हम कहेंगे अभिलेख। दो भागों में बांटा, मर्दभांड और अभिलेख। यहाँ मर्दभांड किसे कहा जाता है कि मानव दैनिक जीवन में जिन बर्तनों का उपयोग करता था और वो टूटे फूटे हमें जो प्राप्त हुए हैं उन्हें मर्दभांड कहते हैं। और मर्दभांडों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है गेरुवर्णी, गेरुवर्णी मर्दभांड, और एक है चित्रित धूसर मर्दभांड, धूसर मर्दभांड। तो दो प्रकार के हैं, गेरुवर्णी मर्दभांड और चित्रित धूसर मर्दभांड। यहां आप याद रखना कि गेरुवर्णी जो मर्दभांड है उनका या ये इंगित करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं ऋग्वैदिक काल का। गेरुवर्णी मर्दभांड ऋग्वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्रित धूसर मर्दभांड है वो उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें उत्तर कृष्ण अयस्क मर्दभांड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कृष्ण या श्याम वर्णी मर्दभांड भी इन्हें कहा जाता है। तो ये तो है पुरातात्विक, जिसमें ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। अब बात करते हैं हम अभिलेखों को। यहाँ पे आप अच्छी तरह याद रखना कि अभिलेखों के अध्ययन की जो शाखा होती है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को एपिग्राफी कहा जाता है। इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोतों में माना जाता है अभिलेख, क्योंकि ये तात्कालिक होता है और भविष्य में इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता, और इसमें अगर कोई प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो ये इतिहासकारों को पकड़ में आ जाता है। तो अभिलेखों में हम बात करें तो वैदिक कालीन दो अभिलेख जो महत्वपूर्ण है। एक जो अभिलेख है उसका नाम है कस्सी का अभिलेख, और दूसरा अभिलेख है वो है बोगजकोई अभिलेख। कस्सी का जो अभिलेख है वो 1600 BC का है और यह ईरान से प्राप्त हुआ है। बोगजकोई अभिलेख है उसके बारे में बात करें तो यह लगभग 1400 BC का है और यह एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त हुआ है। बोगजकोई अभिलेख 1400 BC का, 1400 ईसा पूर्व का, एशिया माइनर या तुर्की से प्राप्त हुआ है। जबकि कस्सी का जो अभिलेख है वो 1600 BC का है, इससे भी पुराना है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान से। कस्सी के जो अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, एक शाखा भारत आई थी। ऐसी जानकारी हमें कस्सी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्य किधर से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख 1400 BC का है, एशिया माइनर या तुर्की से जो प्राप्त हुआ है उसमें
वैदिक काल के 2 कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है? 2 कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है। उन जो 2 कबीले हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक है हित्ती कबीला, एक कबीला है उसका नाम है हित्ती कबीला, और एक है उसका नाम है मितन्नी कबीला। आपको याद रखना है हित्ती कबीले के बारे में और मितन्नी कबीले के बारे में जानकारी मिलती है। हित्ती कबीले का जो राजा होता है उसका नाम है सुब्बीलिब्बा, और मितन्नी कबीले का जो राजा होता है उसका नाम है मितौअजा। सुब्बीलिब्बा और मितौअजा, हित्ती कबीले का सुब्बीलिब्बा और मितन्नी का मितौअजा, इन दोनों राजाओं के मध्य संधि होती है। क्या होती है? संधि। और इस संधि में 4 वैदिक देवताओं की शपथ ली जाती है और उनका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते। क्या क्या नाम है? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। तो बोगज कोई अभिलेख से ये काफ़ी बार प्रश्न आया। मैंने तो सबसे पहले नेट के एग्जाम में ये प्रश्न देखा था लगभग 2014 में, और उसके बाद में तो ये बड़ी बड़ी एग्जामों से प्रश्न छोटे छोटे एग्जामों में उतरते हैं। तो उसके बाद में ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा है कि बोगज कोई अभिलेख है उससे वैदिक कालीन कौन सा देवता का वर्णन मिलता है, कौन से का नहीं मिलता। तो आपको याद रखना है इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते। और ये तो काफ़ी बार पूछ लिया, तो हो सकता है कि उनमें कौन से कबीले के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा कभी आ जाए तो आ भी सकता है। वैसे याद रहे तो अच्छी बात है। अब आपको ये तो याद रखना, ये याद रहे या ना रहे, पर ये 4 देवता कौन कौन से थे आपको याद रखना है। इंद्र के मित्र, अब कोई भी जो हमारा मित्र होता है हम क्या कहते हैं, यार मित्रता तो कर ले पर नाक मत कटवा देना, मतलब मित्र की। तो आप याद रखना इंद्र के मित्र वरुण ने नाक काटी। क्या याद रखोगे? इंद्र के मित्र वरुण ने नाक काटी। तो इंद्र, मित्र, वरुण, नाक काटी से नास्ट है। याद रह जाएंगे? हाँ, रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, याद कर लेना। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है दोस्तों, बड़ी मेहनत करके मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। तो आप इसको मुझे कमेंट करके कम से कम हौसला ज़रूर बढ़ाया करो, ठीक है? अपने पास